13 दिसंबर 2001 को हुए संसद के हमले के लगभग पूरे 22 साल बाद आज फिर से संसद पर हमला किया गया है। लेकिन इन दोनों हमलों में काफी फर्क है। 2001 में किया गया हमला सही मायने में आतंकवादी हमला था, जिसके अंदर घुसपैठियों के हाथ में बंदूकें थीं और उन्होंने लोगों की हत्याएं की थी। लेकिन ये दूसरा हमला देखने में हमला नहीं लग रहा, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन लग रहा है, जिसके अंदर कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाने के लिए एक बड़ा मंच चुन लिया। इस हमले में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से सागर शर्मा लखनऊ के उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है कर्नाटक के मैसूर से मनोरंजन डीई, तीसरा है महाराष्ट्र के लातूर जिले से अमोल शिंदे और चौथी एक महिला जो कि हरियाणा के जींद जिले से है, जिसका नाम नीलम है। पांचवा है ललित झा और छठा है विक्की शर्मा जो कि हरियाणा के गुड़गांव से है। इनमें से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है। इन 6 में से 2 सागर शर्मा और मनोरंजन डी संसद के अंदर तक गए और वहां पर जाकर उन्होंने धुआं छोड़ा और नारेबाजी करी। वहीं बाकी 2 नीलम और अमोल शिंदे संसद के बाहर रहे और उन्होंने भी धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। ये लोग संसद के अंदर धुएं की कैन लेकर चले गए। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहने वाली जगहों में से एक हमारा संसद, उसके अंदर ये लोग ये धुएं की कैन लेके गए कैसे? संसद के अंदर कोई भी ऐसे ही नहीं चले जाता है। किसी सांसद की सिफारिश के बाद ही आप संसद की दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ सकते हैं और संसद के अंदर जाते समय भी आपका कम से कम 5 से 6 बार चेकिंग होती है। सुरक्षा के 5-6 घेरे होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटना संसद के अंदर हो जाती है तो ये हमारी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह उठाता है। इन लोगों ने तो संसद के अंदर रंग वाला मामूली सा एक धुआं ही छोड़ा था, लेकिन अगर वो कोई जहरीली गैस होती तो आज कई सांसदों की मृत्यु हो चुकी होती। हमारे देश की संसद जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर भी अगर इस प्रकार का हमला करना इतना आसान है तो जरा आप ये सोचिए कि हमारे देश पर आतंकवादियों को हमला करना कितना आसान होगा। अगर कोई इतनी आसानी से संसद के अंदर कुछ भी लेकर जा सकता है तो किसी आतंकवादी का हमारे देश के अंदर कुछ भी लेकर आना कितना आसान होगा। इसका मतलब तो ये है कि हम लोग बस आतंकवादियों की कृपा दृष्टि पर ही बचे हुए हैं। अगर आतंकवादी चाहें तो हमला कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आतंकवादी जब तक प्लानिंग नहीं कर रहे तब तक यहाँ पर हमला नहीं हो रहा। जिस दिन उन्होंने प्लानिंग कर ली उस दिन हमला करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को भी इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि संसद के अंदर कौन आ रहा है, और अगर आ भी गया तो वो चेकिंग पार करके अंदर गया कैसे। अगर इसी प्रकार किसी आतंकवादी ने हमारे देश के अंदर आकर प्लानिंग करी तो क्या हमारे देश की जांच एजेंसियां उसको भी नहीं पकड़ पाएंगी? आज से 22 साल पहले हमारी संसद पर हमला हुआ था जिसके बारे में हमारी जांच एजेंसियां पता नहीं लगा पाई थी, लेकिन उसके 22 साल बाद भी अगर फिर से ऐसा हमला हो जाता है तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी जांच एजेंसियां आखिरकार कर क्या रही हैं और सबसे पहले हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार में बैठे लोगों को अपने अगर लोगों की चिंता ना हो तो कम से कम अपने सांसदों की तो चिंता होती ही है, लेकिन अगर सांसदों की सुरक्षा में भी इतनी लापरवाही है तो देश के लोगों का क्या होगा। और ये कोई मामूली चूक नहीं है कि आप लोग ये सोचेंगे चलिए एक बार ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, एक बार माफ कर सकते हैं। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। सरकार को इतना अलर्ट रहना चाहिए था कि दोबारा ऐसा कभी हमला हो ही ना। एक बार चूक मानी जा सकती है, लेकिन दोबारा ही अगर वैसी गलती हो जाए तो उसको चूक नहीं कहेंगे, उसको सच में लापरवाही का ही नाम देना पड़ेगा। और जब से ये हमला हुआ है तब से बीजेपी के लोग किसी न किसी तरीके से इन हमलावरों को कांग्रेस से जोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी पर इस बात का पलटवार कर रहे हैं कि ये लोग सब तो हिंदू हैं, अगर ये लोग मुसलमान होते तो अभी तक बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया होता। सब लोग एक दूसरे को दोष देने में लगे हुए हैं। कोई इस बात पर चिंतन नहीं कर रहा है कि जिसकी जिम्मेदारी संसद की सुरक्षा की थी वो कहाँ है, वो क्या कर रहा था। कई दिन पहले से ये खबर आ चुकी थी कि 13 तारीख को हाई सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का हमला किया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की चूक हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी में चूक हुई है। उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा करना चाहिए और उस व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जब भी देश में किसी ट्रेन का उद्घाटन होता है या छोटी सी छोटी पुलिया का भी उद्घाटन होता है तो मोदी वहां पर जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए कि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जब देश में कोई भी अनहोनी होती है उसका क्रेडिट लेने नहीं जाते। नियम तो यही कहता है कि अगर आप अपनी सफलता का क्रेडिट ले रहे हैं तो आपकी जो असफलता है उसकी भी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ती है। एक सही लीडर वही होता है जो नाकामी को भी सबके सामने आके उजागर करे, अपनी जनता के सामने आके उजागर करे कि मैं इस कार्य में नाकाम रहा और उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री लोगों के सामने आए,
अपनी गलती स्वीकार करें और बोलें कि ये मुझसे चूक हुई है, उसके लिए मैं जनता से क्षमा मांगता हूँ। इसके लिए उन्हें कोई गाली नहीं देगा, बल्कि उनकी सराहना ही करेगा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। लेकिन मुझे पूरा पता है कि वो कभी अपनी इस बारे में गलती नहीं स्वीकारेंगे। वो अपनी गलती तभी स्वीकारते हैं जब देश में इलेक्शन आने वाले होते हैं। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही पंजाब में इलेक्शन आने वाले थे, तुरंत टीवी के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली। पहला तो था सुरक्षा। अब दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि इन 6 आरोपियों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सामान्य से लोग ही लग रहे हैं। इनका किसी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है अभी तक की जांच के हिसाब से, जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है। इनके घर वालों से बात की जा रही है तो वो भी बिल्कुल सामान्य है। उनको नहीं पता था कि ये लोग इस प्रकार का कुछ करेंगे। वो एक सामान्य सा जीवन जी रहे हैं। अभी पहली बार देखने में तो यही लग रहा है कि ये लोग सामान्य थे और ये लोग सरकार से परेशान थे, सरकार की करतूतों से परेशान थे, सरकार जो इनके ऊपर अत्याचार कर रही है उससे परेशान थे। अभी तक की देखने की नज़र में ये इस प्रकार का ही कारनामा लग रहा है जिस प्रकार उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी और उन्होंने एक बहुत बड़े मंच पर संसद के अंदर ही आकर देश को अपनी बात सुनाने का काम किया। मीडिया के सामने वो अब छा गए हैं, शायद वो यही चाहते हों और अब मीडिया उन्हीं को दिखा रही है। इस चीज़ में तो वो अपने कामयाब हुए। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन लोगों को ये ऐसा करना क्यों पड़ा। शायद इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये देश की समस्याओं से परेशान है, देश की सरकार से परेशान है, देश की सरकार के रवैये से भी परेशान है कि ये लोग अपनी बात कहते हैं तो सरकार उसको सुनती भी नहीं है। वीडियो में आप देखेंगे तो ये लोग बेरोजगारी के ऊपर नारे लगा रहे थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। 20 से 24 साल की उम्र के लोगों के अंदर बेरोजगारी की स्तर 44.9% है और 15 से 19 साल के लोगों के बीच में 53.5% है और 25 से 29 साल की उम्र के बीच में 12.9% है। अगर इस प्रकार की बेरोजगारी देश के अंदर होगी तो उसके बारे में तो सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए। हमारे देश में भुखमरी का भी बहुत बुरा हाल है। 125 में से 111वें स्थान पर हम आते हैं भुखमरी में दुनिया के अंदर। और अगर हम इन सिर्फ आंकड़ों को भी ना देखें, आप अपनी आंख के सामने अपने देश को भी देखते हैं। जब आप किसी ट्रेन में जाते हैं तो उस ट्रेन की हालत को देखकर, उस ट्रेन के अंदर जो वर्ग सफर कर रहा है उसकी हालत को देखकर आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हमारे देश की क्या हालत है। आप शहरों की सड़कों पर निकलिए, जो लोग भीख मांग रहे हैं उनकी हालत को देख के आपको अपने आप लगेगा कि देश के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप गांव के अंदर जाएंगे तो उस युवा पीढ़ी को जिसको देश का भविष्य तय करना है वो किन कामों में लगी हुई है, उसको देख के आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। जब आप अपनी किसी समस्या को लेकर पुलिस वालों के पास जाते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि 1947 से पहले अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति रहता था। तो देश के अंदर इतनी अनियमितताएं देखकर किसी का भी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने का क्या मन नहीं करेगा। अब लोग ये बोलते हैं कि आप बस समस्या बता रहे हैं, समाधान तो बताइए। समाधान यही है कि इन दोनों पहलुओं पर बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा कि पहला तो यही कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, उनको दोबारा से बुलाकर ये समझाना पड़ेगा या उनकी दोबारा नियुक्ति करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार इस प्रकार का कोई हमला हमारे देश में ना कर पाए। और दूसरा ये कि हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे कि चिकित्सा व्यवस्था में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। जब इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए जाएंगे तब लोग परेशान नहीं होंगे। लोग इन्हीं व्यवस्थाओं से परेशान है, इन्हीं व्यवस्थाओं से लोगों को जमीन के ऊपर जूझना पड़ता है। जब लोग बीमार पड़ते हैं और उन्हें उपयुक्त इलाज नहीं मिलता तो लोग परेशान होते हैं। जब लोग परेशान होते हैं, कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी को परेशान करता है और वो जब पुलिस वाले के पास जाता है तो उससे लोग परेशान हैं कि पुलिस वाला उसकी ना सुन के एक पैसे वाले की सुनता है। और जब उससे भी बात नहीं बनती तो वो न्याय व्यवस्था के पास जाता है। न्याय व्यवस्था के अंदर भी ये बिल्कुल सिद्ध है कि एक ज्यादा पैसे वाला आदमी कम पैसे वाले को हरा देता है। तो जब इन व्यवस्थाओं के अंदर हम परिवर्तन करने में कामयाब होंगे तब एक सुखी, समृद्ध और आनंद से जीने वाले समाज का निर्माण कर पाएंगे, जिसके अंदर इस प्रकार से परेशान लोग नहीं मिलेंगे हमें। तो क्या सरकार सच में इतनी गहराई में जाके सोच रही है कि हमें इन व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा? सरकार क्या करती है, वो इन व्यवस्थाओं में तो परिवर्तन नहीं करती, लेकिन इन व्यवस्थाओं से परेशान होकर जो निकलता है उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर कानून की कार्रवाई बराबर करती है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश का युवा सरकार से परेशान है तो वो इस प्रकार का कदम ना उठाए, बल्कि संगठित हुए। हमारे देश में संगठन की ही कमी है, युवा संगठित नहीं है। वो छोटा मोटा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करता है, गिरफ्तार हो जाता है और फिर जीवन भर जेल में सड़ता है। हो सकता है वो असलियत के लिए आवाज उठाना चाह रहा हो और जेल में बंद हो गया। तो हमें संगठित होना पड़ेगा और सरकार के सामने अहिंसक रूप से अपनी बात रखनी पड़ेगी। और अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को भी बदलना पड़ेगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।